एवरीवन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी? आशा है आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जोर शोर से आप सभी की पढ़ाई चल रही होगी। सो गाइस, आज से हम संस्कृत का एक और नया टॉपिक जो कि है प्रत्यय, जैसे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, और ये हमारा संस्कृत पेपर 1 का लास्ट चैप्टर है। ठीक है, इस चैप्टर के बाद हमारा संस्कृत पेपर 1 जो है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और मेरे को 2 चैप्टर के प्रैक्टिस सेशन और लेना है। एक तो कारक का लेना है और एक आपका किसका लेना है, वाच्य परिवर्तन का लेना है। ठीक है, तो 1-2 दिन में मैं आपको ये 2 चैप्टर के प्रैक्टिस सेशन भी दे दूंगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा संस्कृत का पेपर 1 जो है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आज तो प्रत्येक का इंट्रोडक्टरी लेक्चर होने वाला है। अगले 1 से 2 लेक्चर में, 2 से 3 लेक्चर मान लो आप, तो वहाँ अगले 2 से 3 लेक्चर में मैं क्या करूँगा, आपका जो प्रत्यय का चैप्टर है वो पूरा कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, तो बड़ी शिद्दत से मैंने आपको पेपर 1 पढ़ाया है। ठीक है, हर एक चीज़ आपको मैंने पढ़ाई है ना। NCERT सिलेबस में जितने भी टॉपिक दिए हैं मैंने उसमें से एक भी टॉपिक को नहीं छोड़ा है। ठीक है, तो जो स्टूडेंट ध्यान से लेक्चर सुन रहा होगा, साथ में नोट्स को रिवाइज कर रहा होगा, तो उससे सारे पेपर बन रहे होंगे। मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में मंदसौर फाइनल यूनिवर्सिटी का पेपर अपलोड किया है। ठीक है, तो जिसने भी उस पेपर को नहीं देखा है एक बार आप उसे देखिए। इसके बाद मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी का पेपर अपलोड किया है ना। कुछ दिनों में यही सारे पेपर जो है मैं ऐप में भी अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो आप पेपर को चेक करना, और जो स्टूडेंट पढ़ रहा होगा, मेरे साथ साथ लेक्चर को देख रहा होगा, तो उसे समझ में आ रहा होगा कि नहीं, सर ने जो पढ़ाया है वहीं से पूछा गया है। ठीक है, और वही सारे कॉन्सेप्ट पूछे गए जो मैंने आपको पढ़ाए हैं। तो जिसको सारे सूत्र याद है, जिसने सारे लेक्चर को ध्यान से देखा है ना, सारी चीज़ों को समझा है, नोट्स को रिवाइज किया है, तो उससे सारे क्वेश्चन बन रहे होंगे। ठीक है, तो आप चेक कीजिए, है ना। कई लोगों को लगता है कि मेरे से कई स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछे थे कि सर आपके नोट्स पढ़ने से क्या हम यूनिवर्सिटी एग्जाम पास कर जाएंगे? तो मैं बोलूँगा पास नहीं, आप टॉप कर जाओगे। अगर जो स्टूडेंट ध्यान से लेक्चर सुन रहा है, नोट्स को अच्छे से पढ़ रहा है, तो पास तो छोड़ो, आप टॉप भी कर जाएंगे। ठीक है, अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो आप पेपर को देखिए। मैंने जो पेपर अपलोड किया है, क्योंकि देखो अब मैंने संस्कृत पेपर 1 तो पूरा कंप्लीट करा दिया है ना, तो अब आपको आइडिया लग जाएगा कि नहीं यार, सर ने जो पढ़ाया है वो मोर देन इनफ है। और अगर आपको देखना है तो आप पेपर को सोल्व कीजिए। पहले तो लेक्चर देखिए, उसको समझिए, नोट्स को रिवाइज कीजिए, उसके बाद आप क्या कीजिए, पेपर को देखिए, तो आपको विश्वास हो जाएगा कि नहीं, जो सर बोलते हैं वो सही बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए, तो इस तरह से मैंने पेपर 1 पूरा कंप्लीट करा दिया है। रही बात पेपर 2 की, तो पेपर 2 में मैं सिर्फ और सिर्फ क्या प्रोवाइड करने वाला हूँ, नोट्स प्रोवाइड करने वाला हूँ। ठीक है, जो 2022 बैच के स्टूडेंट हैं उनको मैं सिर्फ और सिर्फ नोट्स प्रोवाइड करूँगा। और नोट्स में भी किसके एक तो परिभाषा पदानी के, एक पंचतंत्र के कर दूंगा और आयुर्वेद का इतिहास कर दूंगा, बस। ठीक है, और रही बात 2023 स्टूडेंट की, तो उनको तो मैं लेक्चर भी प्रोवाइड करूंगा, लेकिन कब प्रोवाइड करूंगा, जब अपना पूरा सिलेबस हो जाएगा उसके बाद ही मैं करने वाला हूँ। ठीक है, और वो भी मैं पूरा डिसाइड करूंगा, क्योंकि देखो मेरे को नहीं लगता है कि संस्कृत के पेपर 2 में आपको लेक्चर देना चाहिए। बताओ मेरे को, आप आयुर्वेद का इतिहास क्या आपको पढ़ाऊंगा? बिल्कुल भी जरूरत नहीं है भाई। इतिहास में जो लिखा हुआ है वही होगा, इसके अलावा क्या होगा, उसमें क्या समझना है? उसमें तो आपको क्या करना होता है, इतिहास में याद करने वाली चीज़ें होती है। तो मेरे को तो नहीं लगता कि वहाँ पर मेरे को आपको लेक्चर देना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर टाइम रहता है, पूरा सिलेबस हो जाने के बाद अगर टाइम रहता है, तो मैं उसके आपको लेक्चर भी दे दूंगा। मेरे को नहीं लगता कि पंचतंत्र कहानी की आपको, मतलब कहानी आपको पढ़ानी चाहिए। ठीक है, पर इतना डिफरेंस है कि आपको कहानी इस बार क्या करना है, पूरी संस्कृत में लिखना है। तो कैसे लिखना है, कैसे आपको याद करना है, वो मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन अभी नहीं बताऊँगा। कब बताऊँगा, जब पूरा अपना सिलेबस हो जाएगा तब कराऊंगा इसको। ठीक है, हाँ, अनुभवी मानता हूँ उसके लेक्चर देना चाहिए, क्योंकि बच्चों से नहीं बनता है, तो अनुभवी मैं आपको करा दूंगा। ठीक है, चलिए, तो इस तरह से अपना रहने वाला है। तो अभी तो आप यही मानिए कि हमारा जो संस्कृत का पूरा सिलेबस है वो पूरा खत्म हो गया है। ठीक है, चलिए, तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रत्यय। आज का लेक्चर इंट्रोडक्टरी लेक्चर होने वाला है, और अगले 2 से 3 लेक्चर में मैं प्रत्यय का चैप्टर जो है वो पूरा कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, चलिए, टाइम को ज़्यादा वेस्ट न करते हुए हम हमारे टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा मैं एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे दूँ, जो यूट्यूब पर लेक्चर देख रहा है, तो जो यूट्यूब पर लेक्चर देख रहा है, तो हमारी रेगुलर क्लासेस जो होती है वो कहाँ पर होती है, एप्लीकेशन में होती है। अगर आप एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं और संस्कृत कोर्स में जाते हैं, तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि मैंने पूरा संस्कृत का सिलेबस करा दिया है। ठीक है, तो जिसको भी पूरा बंडल चाहिए तो आप ऐप को डाउनलोड कीजिए। एकदम मिनिमम प्राइस, आपको प्राइस भी बता देता हूँ, पूरे संस्कृत जो बंडल है उसका जो प्राइस है वो कितना है, 700 रुपीज़ है। ठीक है, इसमें आपको पूरा संस्कृत का बंडल मिल जाएगा। ठीक है, तो आप उसे रजिस्टर कर सकते हैं आप कोर्स में, और
सारे जो प्रीमियम कंटेंट है उसे आप क्या कर सकते हैं, अनलॉक करा सकते हैं। ठीक है, कुछ ही दिनों में इस कोर्स के प्राइस बढ़ने वाले हैं, तो फटाफट जाइए, ऐप को डाउनलोड कीजिए और इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि देखो यार, बड़ी मेहनत लगी मेरे को संस्कृत में, है ना। तो मैं कुछ ही दिनों में इसके प्राइस जो है वो बढ़ाने वाला हूँ। ज़्यादा भी इतना भी नहीं बढ़ाऊँगा कि आप अफोर्ड ना कर सकें। ठीक है, पहले मैंने इसका प्राइस इसलिए कम रखा था कि वहाँ पर कंटेंट भी नहीं था। और ऐसा भी है ना यार कि मेरे को क्या, देखो प्राइस बढ़ाना मेरे को क्या शौक नहीं ज़्यादा, और ऐसा नहीं कि पैसे से मोह है, लेकिन ऐसा है ना यार कि इतनी सारी चीज़ें कैसे इंसान मैनेज करेगा। 700 में बताइए, इसमें क्या होता है 700 में, तो आपको मैं सच बताऊं तो 700 में क्या होता है पता है, इसमें 100-200 रुपये तो इसमें टैक्स चल जाता है ना। इसके अलावा फिर इंटरनेट चार्ज जो होता है, मतलब नेट हैंडलिंग जो चार्ज होता है वो कट जाता है। तो लगभग ये 700 में से 500 रहता है। अब जिस स्टूडेंट को मैं 500 में देता हूँ तो उसके पास से मेरे पास कितना आता है, मात्र 300 रुपीज़ तक आता है। हालांकि यहाँ पर डिस्कस करना एक अच्छी बात नहीं है, लेकिन पर फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, इतने कम प्राइस में मैं आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करा रहा हूँ, तो उस अपॉर्चुनिटी को आप ग्रैब कर लीजिए। कई स्टूडेंट बोलते हैं कि सर आप यूट्यूब पर लेक्चर क्यों नहीं अपलोड करते हैं। तो देखिए ऐसा है ना, इंसान जब मेहनत करेगा तो वो कुछ तो गेन करे, मतलब है कि नहीं। अब यूट्यूब पे क्या होता है, इतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिलता है इसलिए। ठीक है, तो आपको भी देखो वही सेम चीज़ जो है एकदम मिनिमम प्राइस में आपको मैं एप्लीकेशन में प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, हालांकि यूट्यूब पर भी लेक्चर आएंगे, लेकिन वो क्या होता है, थोड़ा लेट लेक्चर आता है। आपने भी देखा होगा यूट्यूब पर मैं 3 से 4 दिन बाद लेक्चर अपलोड करता हूँ। ठीक, तो वो थोड़ा सा आपके लिए क्या होगा, जिसको जल्दी पढ़ना है तो आप क्या कर लीजिए, ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, और कोर्स में रजिस्टर कर लीजिए। अरे इतना तो आप, इतने पैसे तो आप भाई के बर्थडे पार्टी में जाते हैं तो वहीं पर उड़ा देते हैं, इससे ज़्यादा ही उड़ा देते हैं। तो थोड़ा पैसे बचाकर आप स्टडी में खर्च कर लो उसको। ठीक है, पॉकेट मनी बचाकर। ठीक, तो चलिए, लेकिन फिर भी अगर किसी को कोई दिक्कत हो ना प्राइस से, तो आप मेरे को पर्सनल कॉल कर लिया करो, तो मैं आपके लिए कर दूंगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं। चलो अब बहुत ज़्यादा बातचीत कर ली मैंने, अब हम बात करते हैं प्रत्यय चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए अगर हम प्रत्यय की बात करते हैं तो प्रत्यय क्या होता है। प्रत्यय जो होते हैं वर्णों के वह समूह होते हैं जो शब्द या धातु के अंत में लगते हैं। ठीक है, और जो शब्द या धातु के आगे लगते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, तो प्रत्यय की अगर हम बात करते हैं तो प्रत्यय क्या होता है, जैसे कि मान लो कोई धातु है ना। अभी देखो इसको मैं उड़ा देता हूँ पहले। जैसे कि मान लो ये कोई धातु है, ठीक है, या यहाँ पर मान लो कोई शब्द है, या यहाँ पर मान लो कोई शब्द है। ठीक है, तो इसके अंत में, धातु या शब्द के अंत में जो वर्णों का समूह लगता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। तो अंत में क्या लगेगा, प्रत्यय। ठीक है, धातु या शब्द के आगे जो लगता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, तो जो वर्णों का समूह धातु या शब्द के अंत में लगते हैं और नए अर्थ की प्रतीति करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम प्रत्यय कहते हैं। नए अर्थ की प्रतीति मतलब, जैसे कि उदाहरण दूं मैं, जैसे कि मान लो मैं पट धातु लेता हूँ और इसमें अगर मैं क्या करता हूँ, इसमें अगर मैं तुमुन प्रत्यय लगाता हूँ तो इससे क्या बन जाता है, इससे क्या बन जाता है, इससे पठितुम बन जाता है। क्या बन जाता है, पठितुम बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए पट का मतलब क्या होता है, पट एक क्या है, धातु है, पट एक क्या है, क्रिया है, जिसका मतलब क्या होता है, पढ़ना। ठीक है, तो पट धातु में अगर आप क्या करते हैं, तुमुन प्रत्यय लगाते हैं तो इससे क्या बन जाता है, इससे पठितुम बन जाता है। तो आप देखिए पट का मतलब पहले क्या था, पहले था पढ़ना, लेकिन जैसे ही आपने यहाँ पर क्या करा, तुमुन प्रत्यय लगाया तो ये क्या बन गया, पठितुम बन गया, जिसका मतलब क्या होता है, जिसका मतलब होता है पढ़ने के लिए, पढ़ने के लिए, यानी कि के लिए अगर आपको यूज करना है, के लिए अर्थ में आपको कौन सा प्रत्यय यूज करना होता है, तुमुन प्रत्यय यूज करना होता है। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर धातु के अंत में जो जुड़ा उसे हम क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। और ये क्या करता है, नए अर्थ की प्रतीति देता है उस धातु की। तो देखिए आप यहाँ पर पहले क्या था, पढ़ना था, जैसे आपने तुमुन प्रत्यय लगाया पठितुम बन गया, जिसका मतलब क्या हो गया, पढ़ने के लिए हो गया। ठीक है, तो प्रत्यय क्या होते हैं, प्रत्यय जो होते हैं वर्णों के वे समूह होते हैं जो शब्द या धातु के अंत में जुड़ते हैं और क्या करते हैं, नए अर्थ की प्रतीति करते हैं। और उपसर्ग क्या होते हैं, उपसर्ग जो होते हैं वो धातु या शब्द के आगे जुड़ते हैं। ठीक है, प्र, परा, अप, सम, अनु, अव, निस, निर, दुस, दुर, बी, आंग आदि टोटल कितने उपसर्ग होते हैं, टोटल 22 उपसर्ग होते हैं।
ठीक है। लेकिन अगर हम प्रत्यय की बात करते हैं, अगर आपसे कोई पूछे कि प्रत्यय कितने होते हैं, तो प्रत्यय कई सारे हो सकते हैं। प्रत्यय की कोई फिक्स्ड वैल्यू, प्रत्यय की कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं है, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे कि उपसर्ग कितने होते हैं, तो वहाँ पर आपको 22 टिक करना है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि प्रत्यय कितने होते हैं, तो प्रत्यय की कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया कि प्रत्यय जो होते हैं वर्णों के वे समूह होते हैं जो शब्द या धातु के अंत में लगते हैं, ठीक है। जो शब्द या धातु के आगे लगते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग कितने होते हैं, 22 उपसर्ग होते हैं। लेकिन अगर हम प्रत्यय की बात करते हैं तो प्रत्यय की कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं है, ठीक है। चलिए, अगर हम प्रत्यय शब्द की बात करते हैं तो ये जो प्रत्यय शब्द किससे मिलकर बना हुआ है, तो अगर आप क्या करते हैं, अगर आप क्या करते हैं, अगर आप अय धातु में, अगर आप क्या करते हैं, अय धातु में क्या करते हैं, अय धातु में प्रति उपसर्ग लगाते हैं और अच प्रत्यय लगाते हैं, तो इससे क्या बनता है, इससे प्रत्यय बनता है, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि प्रत्यय में उपसर्ग क्या होता है, तो प्रत्यय में प्रति उपसर्ग होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि प्रत्यय में धातु कौन सी लगी हुई है, तो प्रत्यय में अय धातु लगी हुई है। अगर आपसे कोई पूछे कि प्रत्यय में कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है, तो प्रत्यय में अच प्रत्यय जुड़ा हुआ है। तो अगर आप क्या करते हैं, अय धातु में प्रति उपसर्ग लगाते हैं और अच प्रत्यय लगाते हैं, तो इससे मिलकर क्या बनता है, इससे मिलकर प्रत्यय बनता है। जिसका मतलब क्या होता है कि वर्णों के वे समूह जो शब्द या धातु के अंत में जुड़कर एक नए अर्थ की प्रतीति कराते हैं, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम प्रत्यय कहते हैं। अब एक चीज़ आप ध्यान रखो, एक चीज़ आप ध्यान रखो, चलो आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूँ कि आप मेरे को ये बताइए कि प्रत्यय में कौन सी संधि हुई है, बताओ प्रत्यय में कौन सी संधि हुई है। 1 मिनट आप वीडियो को पॉज करिए और यहाँ पर आप सोचिए कि प्रत्यय में कौन सी संधि लगी हुई है। क्वेश्चन मान लो आपसे पूछ लिया कि प्रत्यय में बताइए कौन सी संधि लगी हुई है, तो आप क्या आंसर देंगे, बताओ। कर लिया, जिसने कर लिया वेरी गुड। तो देखो आपको मैं बताता हूँ, जब मैं आपको क्या पढ़ा रहा था, जब मैं आपको स्वर संधि पढ़ा था, स्वर संधि मैंने आपको यण संधि पढ़ाई थी। तो वहाँ पर मैंने आपको एक कंडीशन बताई कि जहाँ पर भी आपको आधा वर्ण के बाद य व र दिख जाए, तो वहाँ पर कौन सी संधि होती है, वहाँ पर यण संधि होती है। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर क्या है, आधा वर्ण है जो कि क्या है, त है। इसके बाद आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है, यह दिख रहा है। तो आधा वर्ण के बाद अगर आपको क्या दिख जाए, य व र दिख जाए, तो वहाँ पर कौन सी संधि होती है, वहाँ पर यण संधि होती है। तो यहाँ पर कौन सी संधि लगी हुई है, यहाँ पर यण संधि लगी हुई है, ठीक है। अगर आप इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो आप मेरे को बताइए, ये जो यण संधि में क्या होता है, यण संधि में क्या होता है, यण संधि में अगर मान लो, यण संधि क्या बोलता है, इसका सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र है इको यणचि, यानी कि इको यणचि इसका क्या होता है, सूत्र होता है ना। इसका मतलब क्या होता है कि अगर इक प्रत्याहार के बाद कोई क्या हो जाए, असमान स्वर आ जाए, असमान स्वर आ जाए, तो वहाँ पर आपको क्या करना है, यण संधि लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यह जो है वहाँ पर आपको क्या करना है, यण संधि लगाना है। और यण संधि में क्या होता है, यण संधि में इक प्रत्याहार में क्या हो जाएगा, ई उ रिल री हो जाएगा। तो यहाँ पर ई के स्थान पर य हो जाता है, उ के स्थान पर व हो जाता है, री के स्थान पर अर हो जाता है और री के स्थान पर क्या हो जाता है, अल हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, यह दिखाई दे रहा है, यानी कि य के स्थान पर क्या था, य के स्थान पर यहाँ पर क्या था, य के स्थान पर यहाँ पर ई था, ठीक है। तो आप इसको एक बार तोड़िए, प्र, उसके बाद आधा त है, उसके बाद क्या दिख रहा है आपको, य में आप अ निकालेंगे, फिर य, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला जो य है, यहाँ पर आपने देख लिया, यहाँ पर यण संधि हुई है, इसका मतलब य के स्थान पर क्या था, पहले ई था। तो य के स्थान पर आप क्या कर दो, यहाँ पर ई को कर दो, ठीक है। बस इसको आप तोड़ दो। तो आप जब तोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, प्रतिधन अय बन जाएगा, प्रतिधन अय, ठीक है। तो प्रतिधन अय इसका क्या हो जाता है, संधि विच्छेद हो जाता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि प्रत्यय में कौन सी संधि लगी हुई है, तो प्रत्यय में यण संधि लगी हुई है, ठीक है। चलिए, इसका संधि विच्छेद क्या होता है, प्रतिधन अय होता है। तो मैंने डिटेल में आपको जब संधि पढ़ा रहा था, तो वहाँ पर मैंने आपको डिटेल में बताया था कि कैसे आपको पहचानना होता है और कैसे आपको संधि विच्छेद करना होता है, ठीक है। चलिए, तो आप देखिए, आप क्या पढ़ने वाले हैं, प्रत्यय पढ़ने वाले हैं। तो देखो, अय जो धातु है, इसमें आप क्या करते हैं, प्रति उपसर्ग और अच प्रत्यय लगाते हैं। तो इससे क्या बनता है, प्रत्यय शब्द बनता है, जिसका मतलब क्या होता है, वर्णों का वह समूह
जो किसी धातु या शब्द के अंत में जुड़कर नए अर्थ की प्रतीति कराते हैं। मैंने आपको बताया था, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आपने क्या किया था, पट धातु था, उसमें तुमुन प्रत्यय लगा था, पटितुम बन गया था। पट का मतलब क्या था, पढ़ना था, लेकिन जैसे आपने तुमुन प्रत्यय लगाया था, यहाँ पर पटितुम बना, जिसका अर्थ क्या हो गया, पढ़ने के लिए। वही अगर आप क्या करते हैं, इस पट धातु में अत्वा प्रत्यय लगाते हैं तो क्या बन जाता है, ये पठित्वा बन जाता है। तो इसका अर्थ भी क्या हो जाता है, फिर चेंज हो जाता है। अब पठित्वा का मतलब क्या हो जाएगा, पठित्वा, ये जो कित्वा प्रत्यय होता है वो कब लगाते हैं, जब एक क्रिया मान लो क्या हो रही है, समाप्त हो रही है, समाप्त होने के बाद दूसरी क्रिया चालू हो रही है, तो समाप्ति क्रिया में हम क्या लगाते हैं, कित्वा प्रत्यय लगाते हैं। तो पढ़ने के बाद इसे अगर आप बोले तो क्या हो जाएगा, या पढ़कर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका कित्वा प्रत्यय लग जाएगा, तो पठित्वा बन जाएगा यहाँ पर। तो ये जब कित्वा प्रत्यय है वो किसके अर्थ में लगाया हुआ है, कि मान लो कोई क्रिया समाप्ति हो रही है, तो समाप्ति क्रिया को बताने के लिए आपको क्या करना होता है, कित्वा प्रत्यय लगाना होता है। तो हम डिटेल में, मैं आपको प्रत्यय नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको प्रत्यय से इंट्रोडक्शन करा रहा हूँ, आपको प्रत्यय की भूमिका बता रहा हूँ, प्रत्यय से परिचय करा रहा हूँ, ठीक है। प्रत्यय जब हम पढ़ेंगे तब आपको सारी चीज़ें और अच्छे से समझ में आएगी कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पर आपको ये दो उदाहरण बताए, वो किसने बताए हैं, कि प्रत्यय जब किसी धातु या शब्द के अंत में जुड़ता है तो नए अर्थ की प्रतीति करता है। यहाँ पर तुमुन प्रत्यय जुड़ा, तो यहाँ पर इसने क्या किया, के लिए अर्थ में बताया, ठीक है। यहाँ पर कित्वा प्रत्यय, तो पढ़कर, यानी कि क्रिया समाप्त हुई और दूसरी क्रिया चालू हुई, तो समाप्ति क्रिया में हमने क्या कर दिया, कित्वा प्रत्यय लगा दिया, ठीक है। तो प्रत्यय क्या होता है, शब्द या धातु के अंत में जुड़ते हैं और क्या करते हैं, नए अर्थ की प्रतीति करते हैं, ठीक है। अब प्रत्यय अगर आपसे पूछे कि कितने प्रकार के होते हैं, तो मुख्यतः प्रत्यय जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो क्या होता है कृत प्रत्यय, दूसरा क्या होता है आपका तद्धित प्रत्यय। अगर हम कृत प्रत्यय की बात करते हैं तो कृत प्रत्यय वे प्रत्यय होते हैं जो किसके अंत में लगते हैं, धातु के अंत में लगते हैं, ठीक है, धातु के अंत में लगते हैं। अगर हम तद्धित प्रत्यय की बात करते हैं तो तद्धित प्रत्यय क्या होते हैं, तद्धित प्रत्यय वे प्रत्यय होते हैं जो शब्द के अंत में लगते हैं, ठीक है। तो जो धातु के अंत में लगे तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम कृत प्रत्यय बोलेंगे। जो शब्द के अंत में लगे उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम तद्धित प्रत्यय बोलते हैं, ठीक है। अब धातु के अंत में लगने वाले, अब देखो यहाँ पर आप देखिए, धातु के अंत में लगने वाले प्रत्यय को भी हम दो प्रकार से डिवाइड करते हैं। एक तो क्या होता है, एक तो आपका कृत प्रत्यय और दूसरा आपका क्या हो जाएगा, दूसरा आपका तिंग प्रत्यय हो जाएगा, दूसरा आपका तिंग प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए आप यहाँ पर कृत प्रत्यय की बात करते हैं तो कृत प्रत्यय कहाँ पर लगता है, धातु के अंत में लगता है। तिंग प्रत्यय की बात करते हैं, तिंग प्रत्यय कहाँ पर लगता है, धातु के अंत में लगता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कृत प्रत्यय जो है किसके अंत में लगते हैं, तो धातु के अंत में लगते हैं। या तो आपसे ऐसा पूछ ले कि धातु के अंत में प्रत्यय लगता है, चार ऑप्शन दे देगा आपको, जिसमें से एक क्या रहेगा, कृत प्रत्यय रहेगा या तो फिर तिंग प्रत्यय रहेगा। तो आपको क्या मानना है, अगर कृत रहे तो कृत मानना है, अगर तिंग रहे तो तिंग मानना है, ठीक है। तो कृत प्रत्यय की बात करते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा, उदाहरण देखिए आप, कित्वा है ना, अथवा, ल्यप, तुमुन, त्वयत, अनियर आदि। आदि मतलब और भी यहाँ पर कई सारे प्रत्यय होंगे। कृत प्रत्यय के अंतर्गत कई सारे क्या आते हैं, प्रत्यय आते हैं, ठीक है। इसकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं है। लेकिन अगर हम तिंग प्रत्यय की बात करते हैं तो तिंग प्रत्यय में टोटल कितने प्रत्यय आते हैं, 18 प्रत्यय आते हैं। ये 18 प्रत्यय कौन से होते हैं, तो याद करिए, जब मैं आपको क्या पढ़ रहा था, जब मैंने आपको धातु रूप पढ़ाया था, जब मैंने आपको क्या पढ़ाई थी, धातु रूप पढ़ाई थी। तो धातु रूप जो होती है दो तरीके से चलती है। एक तो किसमें, परस्मय पद में, मतलब कुछ धातु जो होती है किसमें चलती है, परस्मयी पद में चलती है, और कुछ धातु जो होती है वो किसमें चलती है, आत्मनेय पद में चलती है, ठीक है। परस्मय पद और आत्मनेय पद दोनों में हमने 10-10 लकार देखे थे, लट लकार, लिट लकार, लंग लकार, लोट लकार, विधिलिंग लकार। ये तो हमारे सिलेबस में 5 और होती है। तो मैंने आपको बताया था 10 लकार होते हैं, और हर एक लकार में क्या होता है, हर एक लकार में 3 वचन होते हैं, 3 पुरुष होते हैं। हर एक लकार में क्या होता है, 3 वचन होते हैं और 3 क्या होते हैं, पुरुष होते हैं, है ना। 3 वचन होते हैं, 3 क्या होते हैं, पुरुष होते हैं। जैसे बात में ये क्या हो गया, प्रथम पुरुष हो गया, ये मध्यम पुरुष हो गया, ये आपका उत्तम पुरुष हो गया, है ना। ये आपका एक वचन हो गया, ये आपका द्विवचन हो गया, और ये आपका क्या हो गया, बहुवचन हो गया, ठीक है। तो देखिए आप यहाँ पर 3 ये हो गई, 3 ये हो गई और 3 ये हो गई, तो कितने हो गए ये टोटल 9 हो गए। तो मान लो ये क्या है, परस्मय पद का है। वैसे ही आप मान लो किसमें, आत्मनेय पद में, तो आत्मनेय पद में भी 9 हो जाएंगे। तो इस तरह से टोटल 18 प्रत्यय जो होते हैं वो किस में आते हैं, आपके तिंग प्रत्यय में आते हैं, ठीक है। तो जो धातु रूप में जो प्रत्यय लगते हैं वो किस में आते हैं, आपके तिंग प्रत्यय में आते हैं, ठीक। जैसे कि आपको मैं उदाहरण दे दूं,
अगर मान लो पट धातु है, अगर आप इसका क्या करते हैं, पट धातु है, अगर आप इसका रूप चलाएंगे, अगर हम उदाहरण लें तो मान लो आप इसका रूप चलाओ जिसमें प्रथम पुरुष एक वचन में चलाओ, तो यहाँ पर ये जो प्रथम पुरुष एक वचन में क्या बनता है, प्रथम पुरुष एक वचन में पठती बनता है। तो पठती किससे मिलकर बना हुआ है, तो ये जो पठती जो है, अगर आप क्या करते हैं पट धातु में, अगर आप क्या करते हैं ये जो तिप प्रत्यय को जोड़ते हैं तो क्या बन जाता है, पठती बन जाता है। क्या बन जाता है, पठती बन जाता है। तो इस तरह से एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, मतलब तीन तीन, मतलब इधर भी तीन, प्रथम पुरुष एक वचन, प्रथम पुरुष प्रथम पुरुष एक वचन, फिर क्या जाएगा मध्यम पुरुष एक वचन और उत्तम पुरुष एक वचन, तो तीन ये हो गई। उसके बाद प्रथम पुरुष द्विवचन, मध्यम पुरुष द्विवचन, उत्तम पुरुष द्विवचन, तीन ये हो गई। प्रथम पुरुष बहुवचन, मध्यम पुरुष बहुवचन, उत्तम पुरुष बहुवचन, तीन ये हो गई। तो इस प्रकार से परस्मै पद में 9, मतलब अब हर लकार में सेम प्रत्यय लग गया, मतलब ठीक है। तो 9 ये, और 9 आपके किसके, आत्मनेपद पद की, तो 9 आपके 9 प्रत्यय किसके, परस्मै पद के, 9 प्रत्यय किसके, आत्मनेपद पद के। तो इस प्रकार से टोटल जो 3 प्रत्यय होते हैं वो कितने होते हैं, 18 प्रत्यय होते हैं, ठीक है। तो 18 प्रत्यय आपसे मतलब यहाँ पर क्वेश्चन पूछ सकता है कि 3 प्रत्यय में टोटल प्रत्यय कितने आते हैं, तो टोटल इसमें 18 प्रत्यय आते हैं, ठीक। तो 3 प्रत्यय की तो फिक्स संख्या होती है, लेकिन कृत प्रत्यय की कोई फिक्स संख्या नहीं है, ठीक है। कृत प्रत्यय जो होते हैं वो कई सारे हो सकते हैं, कित्वा, ल्यप, तुमुन, त्वयत, ये तो आते हैं। इसके अलावा और भी इसमें क्या आते हैं, प्रत्यय आते हैं, ठीक है। तो जो धातु के अंत में लगते हैं वो कौन कौन से हो जाएंगे, एक तो आपका कृत प्रत्यय हो जाएगा, दूसरा आपका क्या हो जाएगा, तिंग प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है। और कृत प्रत्यय लगाकर जब कोई शब्द बनता है तो वो क्या कहलाता है, वो कृदंत कहलाता है। क्या कहलाता है, वो कृदंत कहलाता है, ठीक है। और तिंग प्रत्यय लग के जो शब्द बनता है वो क्या कहलाता है, वो तियंत प्रत्यय कहलाता है। जैसे कि मैं कृत प्रत्यय बनाकर कोई शब्द बनाता हूँ, जिसके अभी हमने बनाया था। अगर आप क्या करते हैं, पट धातु है, पट धातु में कृत्वा प्रत्यय लगाते हैं तो क्या बनता है, ये पठित्वा बनता है। तो ये जो पठित्वा है वो किससे मिलकर बना हुआ है, कित्वा प्रत्यय। और कित्वा प्रत्यय क्या है, कित्वा प्रत्यय आपका कृत प्रत्यय का उदाहरण है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो पठित्वा बना है किससे मिलकर बना हुआ है, कृत प्रत्यय से मिलकर बना हुआ है। तो इसका मतलब ये पठित्वा जो बना है ये क्या हो जाएगा, ये कृदंत प्रत्यय हो जाएगा। ये क्या जाएगा, कृदंत प्रत्यय हो जाएगा। वही अगर हम तिंग प्रत्यय के उदाहरण की बात करें तो अभी मैंने आपको यहाँ पर बताया था, अगर आप पट में क्या करते हैं, तिप प्रत्यय लगाते हैं तो क्या बनता है, पठती बन जाता है। तो ये जो पठती है ये क्या हो जाएगा, ये आपका तियंत हो जाएगा। तियंत क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये तिप प्रत्यय से मिलकर बना हुआ है, यानी कि ये तिंग प्रत्यय से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। और तिप प्रत्यय किसका उदाहरण, तिंग का उदाहरण। तो ये तिंग प्रत्यय से मिलकर बना हुआ है क्या, पठती। तो क्या जाएगा आपका तियंत हो जाएगा, जिसके अंत में क्या हो, तिंग प्रत्यय हो, ठीक है। उसके बाद तो इस तरह से धातु के अंत में जो लगते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक तो आपका क्या होता है, कृत प्रत्यय होता है, दूसरा आपका क्या होता है, तिंग प्रत्यय होता है, ठीक है। तो जो कृत प्रत्यय से मिलकर बना हुआ शब्द है वो क्या कहलाएगा, कृदंत कहलाएगा। और जो तिंग प्रत्यय से मिलकर बना हुआ होता है वो क्या कहलाता है, तियंत कहलाता है, ठीक है। तो एक बार फिर आपको बता दूं कि धातु के अंत में जो प्रत्यय जुड़ते हैं, तो एक तो क्या होता है आपका कृत प्रत्यय होता है जिसकी कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं है, और दूसरा क्या होता है आपका तिंग प्रत्यय होता है जिसमें कितने प्रत्यय आते हैं, टोटल 18 प्रत्यय आते हैं, ठीक है। 9 आपके किसके, प्रश्न पद के, और 9 आपके किसके, आत्मनेपद के, ठीक है। तो तिंग प्रत्यय की फिक्स्ड वैल्यू होती है, टोटल कितने होते हैं, 18 होते हैं, ठीक है। कृत प्रत्यय से मिलकर कोई पद बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, कृदंत बोलते हैं। तिंग प्रत्यय से मिलकर कोई पद बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, तियंत कहते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद शब्द से लगने वाले प्रत्यय तो कौन कौन से होते हैं, सुप प्रत्यय जो होता है वो क्या होता है, शब्द के अंत में लगता है, ठीक है। स्त्री प्रत्यय जो होता है वो किसमें लगता है, शब्द के अंत में लगता है। तद्धित प्रत्यय जो होता है किसके अंत में लगता है, शब्द के अंत में लगता है, ठीक है। तो सुप प्रत्यय की बात करें तो याद करिए आप, जब आप शब्द रूप बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, 7 तो विभक्ति होती है, उसमें क्या होता है, 7 विभक्ति होती है, और 3 क्या होते हैं यहाँ पर, वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो 7 × 3 करेंगे तो टोटल कितना जाएंगे, 21 बन जाएगा। तो ये जो 21 प्रत्यय से मिलकर, मतलब 21 जो प्रत्यय होते हैं जो कि किस में चलते हैं, आपके शब्द रूप में चलते हैं, तो वो सब क्या होते हैं, सुप प्रत्यय होते हैं। मतलब जब आप शब्द रूप बनाते हैं तो कोई भी शब्द रूप बनता है तो वो इन 21 प्रत्यय से मिलकर बना होता है, कोई भी, ठीक है। इन 21 प्रत्यय में से मिलकर बना होता है, ठीक है।
तो 7 तो क्या होती है यहाँ पर विभक्ति होती है, 3 वहाँ पर क्या होते हैं वचन होते हैं, ठीक है। तो शब्द रूप में जो लगने वाले प्रत्यय होते हैं या शब्द के अंत में लगने वाला प्रत्यय जो होता है क्या कहते हैं शुभ प्रत्यय बोलते हैं, ठीक है। और शुभ प्रत्यय जो होता है वो कहाँ पर यूज होता है, शब्द रूप में यूज होते हैं, ठीक है। उसके बाद स्त्री प्रत्यय की बात करें तो टाप, डीप, डिस, डिन आदि ये सब क्या होते हैं आपके स्त्री प्रत्यय होते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो उदाहरण लूँ, अज है ना, अज में अगर आप क्या करते हैं टाप प्रत्यय लगाते हैं तो क्या बन जाता है, ये अजा बन जाता है, ठीक है। तो अज क्या था, पुल्लिंग था, इसमें आपने टाप प्रत्यय लगा तो क्या बन गया, ये स्त्रीलिंग बन गया, ठीक है। वही अगर हम तद्धित प्रत्यय की बात करते हैं तो यहाँ पर मतुब, अण, इन ये सब क्या होता है आपका तद्धित प्रत्यय होता है, ठीक है। तो देखिए अब मैंने अभी जो आपको पढ़ाया ना ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ से देखो क्या क्वेश्चन पूछेगा, यहाँ से सिर्फ आपको ये याद रखना है कि धातु के अंत में लगने वाला एक तो क्या होता है कृत प्रत्यय होता है, दूसरा क्या होता है आपका तिंग प्रत्यय होता है। तिंग प्रत्यय की संख्या कितनी होती है, 18 होती है, बस इतना याद रख लो। और शब्द के अंत में लगने वाला प्रत्यय जो होता है वो कौन से होते हैं, एक तो शुभ प्रत्यय होता है, एक स्त्री प्रत्यय होता है, क्या होता है आपका तद्धित प्रत्यय होता है, ठीक है। तो शुभ प्रत्यय जो होता है शब्द के अंत में लगता है, ठीक है, और इससे जो शब्द बनता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम सुबंत कहते हैं, ठीक है। और स्त्री प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय ये आपको याद रखना है, ये शब्द के अंत में जुड़ते बस, है ना। और ये जो शुभ प्रत्यय होता है इसकी संख्या टोटल कितनी होती है, 21 होती है, ठीक। तो आपसे एक तो इस तरह से क्वेश्चन पूछ लेगा कि शुभ प्रत्यय की संख्या होती है तो आपको क्या मानना है, 21 मानना है। एक तो आपसे ऐसा पूछ लेगा कि तिंग प्रत्यय की संख्या होती है, आपको क्या मानना है, 18 मानना है। बाकी सब जो कैसे होती है उनकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, ठीक है। उसके बाद कृत प्रत्यय से मिलकर जो शब्द बनता है उसको कृदंत कहते हैं, ये आप याद कर लो। तिंग प्रत्यय से मिलकर जो शब्द बनता है उसे हम क्या कहते हैं, त्यंत बोलते हैं, ठीक। वही अगर हम शुभ प्रत्यय के अंत, जो शुभ प्रत्यय अंत में लगकर एक नया पद बनाते हैं उसे हम क्या बोलेंगे, सुबंत बोलेंगे, ठीक है। और तद्धित बोले तो तद्यंत हो जाएगा वो, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको करना है, ठीक। तो आपको यहाँ पर क्या याद रखना है, मैंने आपको बता दिया है कि धातु के अंत में लगने वाला एक तो क्या होता है आपका कृत प्रत्यय होता है, क्या आपका तिंग प्रत्यय होता है, और शब्द के अंत में लगने वाला शुभ, स्त्री और तद्धित प्रत्यय होता है, ठीक है। और तिंग प्रत्यय की संख्या कितनी होती है, 18 होती है। और आपका ये जो शुभ प्रत्यय होता है इसकी संख्या कितनी होती है, 21 होती है, बस इतना आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए तो मेन तो लेक्चर जो है वो आपका कब आने वाला है, कल आने वाला है, ठीक है। तो आपको जो याद करना है वो यहाँ से आपको डिटेल में पढ़ना है ना। तो मैं आपको अगले 2 से 3 लेक्चर में प्रत्यय जो है वो क्या कर दूंगा, पूरा पढ़ा दूंगा, ठीक है। एकदम आसान सा टॉपिक रहने वाला है और 2 से 3 लेक्चर में हम पूरे प्रत्यय को कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा, ठीक है। जिसको ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि धातु के अंत में लगने वाला कृत प्रत्यय होता है और तिंग प्रत्यय होता है, शब्द के अंत में लगने वाला शुभ, स्त्री और तद्धित होता है। और शुभ की संख्या याद रख लो, टोटल कितने होते हैं, 21 होते हैं। और तिंग की याद कर लो, टोटल कितने होते हैं, 18 होते हैं, बाकी सब अनगिनत, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय, सी यू अगेन।